पूर्णिमा। सर मैं ये आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे आजकल हम देखते हैं बच्चों को होमवर्क काफ़ी ज़्यादा दिया जाता है बच्चों को घर से। वैसे तो आप मतलब नृत्य के टीचर हैं, तो जैसे बच्चों को होमवर्क मिलता है तो बच्चे कई बार इरिटेट हो जाते हैं कि हम नहीं करेंगे, या मतलब वो छोड़ देते हैं, फिर नोट आते हैं घर पे। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि उसमें मतलब नृत्य से हम बच्चों को कितना स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं, कुछ उसके बारे में बताइए। आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। मैम ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि डांस कैसे आजकल हम बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं कि उनका वो लोग स्ट्रेस से फ्री हो जाए। मैम, होमवर्क पहले भी एक बहुत बड़ी समस्या था जब हम छोटे थे, और आज भी शायद एक बहुत बड़ी समस्या है। ऑल्दो अगर हम पहले से कंपेयर करें तो होमवर्क उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं मिलते हैं बच्चों को। और डांस में हम ऐसा कर सकते हैं, अगर कोई बच्चा कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है तो डांस या कोई म्यूज़िक या कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी से उसका जो मेंटल लेवल है या जो उसकी जो फिज़िकल फिटनेस है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और जब कोई भी बच्चा इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होता है तो सबसे पहले उसका जो माइंड होता है वो एक बहुत अच्छे लेवल पे काम करना स्टार्ट करता है। एक जैसे हम लोग जब डांस कराते हैं तो हम लोग का जो पैरों का मूवमेंट होता है वो टोटली डिफरेंट होता है, हमारे हाथों का मूवमेंट डिफरेंट होता है, हमारे आई मूवमेंट डिफरेंट होते हैं, और जिस बोल पे हम लोग डांस कर रहे होते हैं वो बहुत डिफरेंट होता है। तो जब ये चारों पांचों चीज़ों को हम मिलाते हैं तो उससे हमारे माइंड का कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज़ होता है। तो डांस, म्यूज़िक, आई थिंक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी आपका कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज़ करने में वो बहुत हेल्प करते हैं। और यही अगर उनका कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज़ होता है तो इसी से वो अपने होमवर्क को या जो भी अपनी एकेडमिक्स है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो सर ये भी चीज़ जानना चाहूँगी, जैसे कि आप माना जाता है कि जैसे जो बॉयज़ होते हैं मतलब वो इस तरफ नहीं जाते इस फील्ड में, तो आपके मतलब मन में विचार कैसे आया कि आप इस फील्ड में जाएंगे ताकि और लोग भी इंस्पायर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली जब मैं छोटा था तो हम लोग छोटे थे, मैं, मेरा भाई घर में, तो हमारे घर के पास एक इंस्टीट्यूट था, डांस इंस्टीट्यूट। वहाँ पे एक आंटी थी, सुनीता आंटी, तो मेरी फर्स्ट गुरु वो ही हैं। तो हमारी मम्मी को पता लगा कि वो ऐसे छोटा उनका इंस्टीट्यूट था, वो डांस सिखाती है। तो अब पहले क्या होता था, बच्चे जैसे आजकल ये परंपरा नहीं है कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं, आजकल सब लोग फ़ोन में ही खेलते हैं या घरों में ही खेलते हैं। तो हम लोग यूजुअली शाम को हम लोग खेलते थे और ये सब करते थे। तो मम्मी पापा को लगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा बाहर खेल रहे हैं तो क्यों ना इनको किसी एक अच्छे उसमें यूज़ करते हैं इनका। तो उन्होंने बोला कि चलो पास में इंस्टीट्यूट है, आप लोग जाओगे वहाँ पर। तो वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ पे मैंने देखा कि उस वक्त कॉकरोच करके एक स्टाइल आया था डांस का ना, वो पीछे करके मूव करते थे। तो मेरा भाई और जो हमारे सब जो फ्रेंड्स थे वो सब लोग बहुत अट्रैक्ट हुए। तो उनकी बेटी कथक सीखती थी। तो अब वहाँ पे मेरे मन में विचार आया कि अगर हम सब लोग यही सीखेंगे, वेस्टर्न कल्चर को सीखेंगे, तो जो दीदी डांस सीख रही है इसको कौन सीखेगा, हमारे आने वाली जनरेशन को इसका कैसे पता लगेगा। तो वहाँ से फिर मैंने उनको बोला कि नहीं, मुझे कथक सीखना है। तो वहाँ पे पहला ऑब्जेक्शन आया कि आप तो भैया बॉय हो, आप क्यों सीखोगे कथक, बॉयज़ नहीं सीखते कथक। तो मेरे घर में ये ऑब्जेक्शन हुआ कि नहीं, बॉयज़ नहीं सीखते, क्योंकि उत्तराखंड में मैं ये मानूंगा कि यहाँ पे भी और बहुत सारी जगह पे म्यूज़िक एंड डांस को लेके बहुत ज़्यादा जो एक ज्ञान होना चाहिए वो नहीं है। तो सब लोग उसको एक एंटरटेनमेंट पर्पस के रूप में ही देखते हैं, सोचते हैं कि जो कुछ नहीं कर सकता वो म्यूज़िक एंड डांस में उसको भेज दो, मतलब ये शौकिया है, इससे कोई कमा भी नहीं सकता। ऐसा यहाँ की आई थिंक बहुत सारी जगह की ये विचारधारा है। तो फिर मम्मी आंटी के पास गई, उसके बाद फिर आंटी ने बताया कि नहीं, फिर पंडित बिरजू महाराज जी का उन्होंने बताया। फिर ऐसे बहुत सारे फिर बॉयज़ जो मेल डांसर्स जो अभी भी हैं, जिनकी शिक्षाओं को आज हम पढ़ते हैं, उन्हीं को हम सीखते भी हैं उन्हीं से, उनके बारे में बताया। तब जाके फिर मैंने कथक सीखना स्टार्ट किया। तो एज अ बॉय बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, और बीइंग फ्रॉम बिल्कुल एक टिपिकल यूपी फैमिली, वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ये था कि एक लड़का होके और एक बिल्कुल ब्राह्मण फैमिली में, तो बहुत डिफ़िकल्ट हुआ। लेकिन फिर धीरे धीरे जब लोग आपको देखते हैं कि अच्छा आप ऐसा परफॉर्म कर रहे हो, आप यहाँ जा रहे हो, आपको इतने अचीवमेंट्स मिल रहे हैं, फिर धीरे धीरे जो लोग आपको अपोज करते हैं फिर वही लोग आपके फेवर में आ जाते हैं।
जी, बहुत धन्यवाद। आपने क्योंकि नृत्य एक अद्भुत कला है और किस तरह से शुरुआत करी है बड़ा अच्छे तरीके से बताया। अब मैं आपका मैडम से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दीपाली मैडम से सवाल करें। सबसे पहले तो शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मेरा सवाल ये है मैम कि जैसे आप टीचिंग कर रहे हैं और हम देखते हैं कि क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत स्मार्ट होते हैं, पढ़ाई में अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे बैक बेंचर्स भी होते हैं जो आगे नहीं आना चाहते या कमज़ोर होते हैं पढ़ाई में। तो उनको संवारना ऐसा है जैसे सूखी मिट्टी में बागवानी करना। तो आपको अपने सामर्थ्य से कितनी ज़्यादा मेहनत उन पर करनी पड़ती है ताकि वो अपना भविष्य संवार सकें? सबसे पहले तो अमर उजाला का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि इस कार्यक्रम में उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, और सभी जितने उपस्थित शिक्षक हैं उन सबको शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। क्योंकि कल छुट्टी है तो हम आज ही मना रहे हैं। हमारे स्कूल में भी कार्यक्रम चल रहे थे। तो जैसा मैम आपने कहा, मेरे को पढ़ाने का अनुभव बहुत लंबा है। बहुत छोटी उम्र में ज्वाइन कर लिया था और काफ़ी लंबा अनुभव रहा है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बच्चों की संख्या बहुत कम हो गई। एक टाइम पे ऐसा भी था कि हम लोग 70 बच्चों की एक क्लास लेते थे, क्योंकि 75 के बाद सेक्शंस बन जाते थे। तो 70 बच्चों की भी हम क्लास लेते थे। तो उसमें वहाँ पर हमको ये समस्या आती थी। आज के जो ये सरकारी स्कूल हैं, इसमें छात्र संख्या बहुत कम हो गई है। बच्चे हमारे पास बहुत कम हैं। उसमें भी कि जो अच्छे बच्चे हैं वो तो कर ही लेते हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं वो कर पाते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। अब जैसे मैं पहले टीचर थी तो मेरे पास पीरियड्स काफ़ी थे। अब मैं प्रिंसिपल बन गई तो मेरे पास थोड़ा उन बच्चों को देने के लिए टाइम है। बच्चे कम हो गए हैं और थोड़ा हमारे पास टाइम उनको देने के लिए है, तो हम उन पर दे सकते हैं अपना समय दे सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि अब बच्चों में वो बात नहीं रह गई है जो पहले वाले बच्चों में थी। बिल्कुल आजकल के बच्चे, क्योंकि हमने लंबा अनुभव देखा है, तो तब के बच्चे और अब के बच्चे में हम कंपैरिजन करते हैं तो बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है। अब वाले जो बच्चे हैं वो डिजिटल फील्ड में हम लोग उससे कहीं ज़्यादा आगे हैं, और जहाँ उनकी रुचि होती है वहाँ वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। और जो कई बार तो हमने अच्छे बच्चों को भी देखा है कि अपने विषय से भटक जाते हैं। जो आपका प्रश्न था कि उनको कैसे करते हैं, तो यही है कि एक्स्ट्रा टाइम उन लोगों को दिया जाता है। और अब सख्ताई, मैं कहती हूँ सख्ताई का ज़माना बिल्कुल नहीं है। प्यार से अगर हम बच्चे को समझाते हैं और उसको उत्साहित अगर करते हैं, अगर उसने थोड़ा सा भी काम कर लिया है तो अगर आप उसकी ओवर प्रशंसा करते हैं तो उस बच्चे के अंदर उत्साह आ जाता है। और यही थोड़ा सा फिजियोलॉजिकली मतलब हम बच्चे को ट्रीट करते हैं। तो लेकिन मुझे आपके इससे बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में होती हैं जो हम बता नहीं सकते। शायद अखबार के माध्यम से ये बात चली जाए कि जो अब उतने बच्चे सरकारी स्कूलों का, शायद ही मैं थोड़ा सा विषय से अलग भी जा रही हूँ, कि जो हमारे सरकारी स्कूल हैं इनमें क्यों इतने बच्चे कम आ रहे हैं जबकि सरकार इतनी सुविधाएं दे रही है। तो हम भी चाहते हैं कि एक भरी पूरी क्लास हम बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन कम छात्र संख्या में एक तरीके से कहिए हम लोग भी हतोत्साहित होते हैं। तो मेरा तो सभी लोगों से यही कहना होगा, इस अखबार के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को सरकारी स्कूल में भी डालें। और हमारे पास कौन से बच्चे आते हैं जिन बच्चों को कहीं एडमिशन नहीं मिलता है, और बच्चे उपस्थित भी कम रहते हैं स्कूल में। जिस हिसाब से उनकी आनी चाहिए उपस्थिति बराबर क्यों है, क्योंकि वो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि जो काफ़ी उनकी कमज़ोर पृष्ठभूमि होती है, कहीं रोजगार से भी लगे होते हैं। और जब वो अपनी बात सुनाते हैं हमें, कई बार हमें गुस्सा भी आता है कि भाई जब आप क्यों रेगुलर स्कूल में नहीं हैं। लेकिन जब वो अपनी बात आके बताते हैं कि हमारे घर में ऐसा नहीं है, देने के लिए पैसा नहीं है, अगर हम काम नहीं करेंगे तो मैडम हमारा खर्चा नहीं चलेगा। तो इस चीज़ को भी हम थोड़ा सा कंसिडर करते हैं और बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम देने की कोशिश करते हैं। आपने बच्चों की रुचि की बात की, तो मैं थोड़ा सा बच्चों से इधर जाऊंगी। आज आप प्रिंसिपल हैं, तो आप जब स्टूडेंट थी तो उस वक्त कौन से ऐसा सब्जेक्ट था जो तब भी आपको परेशान करता था, अच्छा नहीं लगता था, या ये कहें कि आज भी आपको वो सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता, लेकिन बच्चे हैं स्कूल में, सब हैं, तो आपको फिर भी वो वहाँ पर पढ़ाया भी है आपने, तो पढ़ाना भी पड़ता है।
कौन सा सब्जेक्ट ऐसा? नहीं, देखिए शुरू में तो ऐसा था, मैं अपनी तारीफ नहीं करूँगी, लेकिन मैं थोड़ा पढ़ने में अच्छी थी और मेरे स्कूल वाले जो टीचर्स थे वो हमारी बहुत तारीफ करते थे, क्योंकि हमने जो पढ़ा है और आज का जो समय है वो बहुत अंतर उसमें आ गया है। तो ऐसा मुझे कोई विषय लगा नहीं। जब हम 10th तक हम लोगों ने, मैं विज्ञान की छात्रा रही, तो 10th तक हमने मैथ्स लिया था और चूंकि मन में कहीं ये था कि उस समय ऐसा होता था, देखिए फादर मदर जो चाहते थे बच्चे वही करते थे, कोशिश करते थे कि हम अपने माँ बाप का सपना पूरा करें और जो हमारे माँ बाप चाहते हैं वो हम करने की कोशिश करें। आजकल के बच्चे खुद तय करते हैं कि हमें क्या करना है, वो पेरेंट्स को बता देते हैं। तो उस समय मेरे फादर चूँकि आर्मी में थे, उसके बाद वो पैरामिलिट्री फोर्सेस में गए। हालांकि मेरा मन नहीं था इस मेडिकल फील्ड में जाने का, तो उन्होंने कहा तुम बायोलॉजी लो और इसमें हमारे 2 सीट्स होती हैं रिजर्व हमारे लिए, तो इसमें कोशिश करो और हो सकता है तुम्हारा इसमें सिलेक्शन हो जाए। लेकिन अनलकीली मेरे से ज़्यादा, क्योंकि और भी कई ऑफिसर्स थे, उनके बच्चे, उनके नंबर थोड़े ज़्यादा थे, तो वो 2 सीट उसमें चली गई। हालांकि मुझे इसका मलाल कभी नहीं रहा, मेरे को शुरू से ही पढ़ाने में बहुत आनंद आता था। जब मैं छोटी भी थी तो हम लोग 5 भाई बहन थे, तो मुझसे छोटे 3 थे। मैं उनको बैठा के उनका होमवर्क कराना, उनको पढ़ाना, टीचर का अपीयरेंस लेके, तो मेरी मदर को भी बड़ा वो मिलता था कि मेरा आधा काम तो यही कर देती है। तो मेरा ये शौक था, तो मैं ये कहना चाहूँगी, मुझे कभी किसी ऐसे विषय ने परेशान नहीं किया। तो फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा? मेरा केमिस्ट्री था। केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है शुरू से ही। तो आज भी पढ़ाना पसंद? आज भी मैं बिल्कुल पढ़ाना पसंद करती हूँ, और अगर कोई वास्तव में पढ़ना चाहता है तो मैं ये चाहती हूँ कि जितना मुझे आता है मैं उसको दूँ, क्योंकि मेरे पास जो बच्चे आते हैं, मैंने आपको बताया ऐसी पृष्ठभूमि से हैं क्योंकि प्राइमरी से ही उनके जो है कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो मैं जब पढ़ाना शुरू करती हूँ और नीचे बिल्कुल मैं, आप कहिए कि धरातल पे चली जाती हूँ कि इन लोगों को शुरू से क्यों नहीं आया। तो हमारी जो प्रायोरिटी मैं कहना चाहूँगी सरकार की, प्राइमरी एजुकेशन को अगर ठीक से बनाया जाए, प्राइमरी से ही बच्चों को सिखाया जाए, तो जब वो हायर क्लासेस में आएंगे तो हमको उनको लोअर लेवल का नहीं पढ़ाना पड़ेगा, वो नीचे से ही पढ़ के आएंगे, तो हमको हमारा जो काम है वो काम करने में अच्छा लगेगा। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।